हेलो डियर ऑल, मैं चंद्रभान प्रसाद और चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हर चीज का सिंहावलोकन होना चाहिए। सिंहावलोकन का संधि विच्छेद करें तो सिंह यानी शेर, अवलोकन यानी जब शेर चलता है 100 मीटर 50 मीटर तो पीछे मुड़कर देख लेता है। अब उसके क्या मकसद होंगे, पर वो देखता जरूर है, मेजर करता, मूल्यांकन करता, कितनी दूरी वो तय कर चुका है। तो दलितों को भी मेरे विचार से पिछले 50 सालों में क्या खोया क्या पाया, इस पर सिंहावलोकन होना चाहिए। आज मेरी चिंता का विषय है और जिस पर आपको चिंतन करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दलित चेतना पर ओबीसी का हमला हो चुका है। ठीक वैसे ही जैसे कुछ फिश कैचर, मछली पकड़ने वाले लोग एक खास किस्म का जाल बनवाते हैं। जाल के बॉटम पर जो घाघरा की तरह दिखाई पड़ता है, कई बार लोहे की गुल्लियां लगी होती हैं और उसको एक साथ लपेट कर पानी में फेंकते हैं तो वो फैल कर पानी में गिरता है और वो धीरे धीरे जाल एक आधे मिनट में नीचे जमीन पर बैठ जाता है। तो लोहे की जो लगी होती हैं, वो बेल्स लगी होती हैं, इसकी वजह से वो पानी में जल्दी से बैठ जाता है और वह धीरे धीरे खींचता है और उसके बीच में जो मछलियां आ जाती हैं वो फंस जाती हैं। या पहरा जो है, ईस्टर्न यूपी में मछली मारने का एक तरीका पहरा भी है। पहरे पर मछलियां आती हैं, पानी नीचे चला जाता है और फंस जाती हैं, छटकती रहती हैं उसके ऊपर। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओबीसी समाज के लोगों ने दलित चेतना पर इतना कब्जा कर रखा है कि दलित इंटेलेक्चुअल का, दलित लीडर का, दलित मिशनरी का जब मुंह खुलता है तो वह ब्राह्मण को गाली देने के लिए खुलता है। काफी हद तक ब्राह्मण वाद दलितों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है और उनकी जितनी आलोचना हो वो कम है। पर आलोचना और गाली गलौज में काफी फर्क होता है। जो भी ब्राह्मणवाद का क्रिटिक, अगर हम गुरु रविदास को ले लें या बाबा साहब अम्बेडकर को ले लें, और इनके बीच बहुत सारे फिलासफर्स, थिंकर्स हुए हैं, इन्होंने ब्राह्मणवाद से जो जंग लड़ी है उसका सहारा गाली नहीं तर्क था। जो ओबीसी का इतिहास है तमिलनाडु से लेकर उत्तर भारत तक, इनका ये तर्क नहीं करते, ये गाली गलौज करते हैं अपने शत्रु से। ठीक है, ओबीसी जब मैं कहता हूं तो ओबीसी की दो कैटेगरी हैं। एक तो है जो आर्टिजन ओबीसी होते हैं, कहार, कुम्हार, बढ़ई, ये माली, ये सारी जातियां होती हैं। माली हैं, नाई हैं, बारी हैं। और एक ओबीसी हैं जो ट्रेडिशनली खेती बाड़ी का काम करती हैं और जो सबसे बड़े लाभार्थी हैं लैंड जमींदारी एबोलेशन के, जमींदारी उन्मूलन के।
तो ये जो है इनकी भाषा शालीन नहीं होती है, पर ये अपना इंटेलेक्चुअल फोरम नहीं बनाते हैं, दलितों द्वारा बने बनाए इंटेलेक्चुअल फोरम पर आते हैं, ब्राह्मण को गाली देकर चले जाते हैं। दलित समाज के अकाउंट से वह डेबिट होता है, यानी दलित समाज की मर्यादा खंडित होती है, क्योंकि दलित प्लेटफॉर्म से वो गाली दी जाती है। सब इंसल्ट मैं ही क्यों लूँ, मैं आपको सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ, मंडल आयोग के पक्ष में सबसे बड़ा और लंबा आंदोलन एक दलित पॉलिटिकल पार्टी ने चलाया था। मंडल कमीशन लागू करो वरना गद्दी खाली करो। जो भी समझदार व्यक्ति है, जिसने भी मंडल कमीशन को पढ़ा है या पढ़ना चाहिए, तो उसको मिलेगा कि मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस पर दलित की हस्ताक्षर नहीं है। LR नाइक साहब ने मंडल कमीशन रिकमेंडेशन पर हस्ताक्षर करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा ओबीसी में दो कैटेगरी हैं, एक आर्टिजन ओबीसी या एक इंटरमीडिएट बैकवर्ड क्लासेस, मध्य जातियां हैं। मध्य जातियां अपने नीचे वालों का वो जो है अधिकार खा जाएंगी, और वह कहते हैं कि मैं पूरे देश भर में घूमा हूँ और मुझे दिखाई पड़ा है कि यह मध्य जातियां हैं, जो मिडिल कास्ट जो हैं, अपने लोगों पर ही अत्याचार कर रही हैं। यह बात उन्होंने 1980 में मंडल कमीशन में दर्ज नोट ऑफ डिसेंट में लिखी है। तो और उन्होंने कहा मैं नहीं इस पर सिग्नेचर करता, और घमंड के धनी माननीय बीपी मंडल यानी बीपी यादव मंडल लिखते थे, वो थे बीपी यादव। तो उन्होंने इनकी बात को नहीं मानी और राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। तो क्या कभी आपने किसी ओबीसी इंटेलेक्चुअल को, कितना भी मॉडर्न ओबीसी इंटेलेक्चुअल हो, मंडल कमीशन के इस एस्पेक्ट पर बात करते हुए सुना है कि हाँ, मंडल कमीशन में अति पिछड़ों के साथ तो अन्याय हुआ ही, साथ में एक माने जाने दलित थिंकर का भी अपमान किया गया है। लेकिन फिर भी दलित अपनी चिंतन क्षमता को सप्रेस कर ओबीसी अधिकारों की बात क्यों करता है, अपने अधिकारों की बात क्यों नहीं करता है। दलित इंटेलेक्चुअल्स, दलित पॉलिटिशियंस, दलित मिशनरीज जो दलित समाज से धन संग्रह करते हैं, ये उनका अधिकार है, पूरे दुनिया में होता है। हमने ब्लैक लोगों को देखा है, अमेरिका में ब्लैक बहुत सारे मिशनरीज हैं, वो मर्सिडीज में चलते हैं, BMW में चलते हैं, या लिंकन करके कार है अमेरिकन, उसमें चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में। समाज पर वो हक रखते हैं कि हम समाज के लिए पढ़ाई लिखाई के बाद ये काम कर रहे हैं, तो हमें भी मिडिल क्लास व्यक्ति की तरह सुविधा चाहिए। तो इसलिए दलित मिशनरी जब किसी के पास चंदे के ले जाते हैं तो वो कुछ भी गलत नहीं करते हैं। लेकिन दलित परिवारों से चंदा लेकर ओबीसी अधिकारों के लिए पागलों की तरह से लड़ते रहना, ये कहाँ तक उचित है। मेरे अच्छे दोस्त राहुल नागपाल हैं, यूट्यूबर है, 5 लाख की उनकी फॉलोइंग है, और बहुत ही चिंतनशील और हिम्मत वाले व्यक्ति हैं राहुल नागपाल। उनका रचना संसार बहुत ही रिच है। उन्होंने अपने टैलेंट को ठीक से अभी तक दिखाया नहीं है, मैं पहचानता हूँ। ही इज हाईली टैलेंटेड एंड क्रिएटिव। उनकी कुछ पोएम्स तो पढ़ने के बाद आपको
आंखों में आंसू आ सकते हैं। अभी हमारी परसों उनकी मुलाकात कहीं डिनर पर हो गई थी, तो हमने जब भी हम लोग मिलते हैं तो समाज के बारे में, समाज सुने हमारी बात या न सुने या उसकी समस्या है, हम समाज के बारे में ही बातें करते हैं। तो ओबीसी द्वारा मुझे एक घटना याद है, एटा या एटावा की, हम समझते हैं 1 साल हो गया थोड़ा से ऊपर, कुछ ओबीसी जाति के लोगों ने एक दलित कन्या को तंग कर रहे थे, उसके भाई ने विरोध किया तो उसकी नाक काट लिया। कोई भी दलित इंटेलेक्चुअल या नेता वहाँ नहीं गया देखने के लिए या बात करने के लिए, क्योंकि ये अपना है, ये हमारा अपना है, बहुजन है। तो राहुल नागपाल ने कुछ ओबीसी इंटेलेक्चुअल से यह पूछ लिया कि आप लोग हमारे मंचों पर तो आते हैं और ब्राह्मणों को जो भी कहना है आप कहते हैं, आप अपनी बस्तियों में क्यों नहीं जाते और क्यों नहीं ये कहते कि आपका व्यवहार दलितों के प्रति सभ्य नहीं है, आप दलितों के साथ इज्जत के साथ बात नहीं करते हैं, दलितों पर आप भी अत्याचार करते हैं बाबू साहब की तरह से, तो अपने अपनी बस्तियों में क्यों नहीं जाते हैं ये बातें कहने के लिए? ब्राह्मण के खिलाफ आग उगलने के लिए, जहर उगलने के लिए आप दलित प्लेटफॉर्म का मिसयूज क्यों करते हैं? राहुल साहब का कहना है कि उनके प्रश्नों का सही जवाब नहीं मिला। ओबीसी इंटेलेक्चुअल्स बहुत ही एक अजीब किस्म के प्राणी हैं। मान लीजिए आप किसी ओबीसी इंटेलेक्चुअल्स के साथ कहीं जा रहे हैं और धूप बहुत तेज है, पीपल का पेड़ है, वहाँ खड़े हो गए और ऊपर से किसी बर्ड ने बीट कर दिया और ओबीसी साहब के सर पर उसका बीट आ गया, इनको मालूम नहीं है और आपने कह दिया कि देखो आपके सर पर चिड़िया ने कुछ कर दिया है, तो बजाय आपको थैंक यू बोलने के उनको लगेगा आप उनकी आलोचना कर रहे हैं। या कोई ओबीसी व्यक्ति का, समाज का व्यक्ति आपके साथ कहीं लंच कर रहा है और उसके मुंह पर थोड़ी दाल लगी रह गई है, तो आप उसको ये बताएं कि अरे दाल लगी है, थोड़ा लीजिए, साफ कर लीजिए, तो वो सोचेगा आप उसकी आलोचना कर रहे हैं। तो राहुल नागपाल के सवालों का जवाब ओबीसी इंटेलेक्चुअल्स के पास नहीं था कि वो क्यों दलित मंचों पर आकर द्विज समाज के खिलाफ जहर उगलते हैं, पर अपने समाज के भीतर नहीं जाते हैं ये कहने के लिए कि ओबीसी भाइयों और बहनों, दलितों के साथ आप इज्जत से व्यवहार करिए, ये क्यों नहीं कहते हैं? तो मुझे ये विषय चिंतन का तो होना ही चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी कारणवश ओबीसी बहुसंख्यक में है, ओबीसी इंटेलेक्चुअल्स ने, ओबीसी पॉलिटिशियंस ने दलित इंटेलेक्चुअल्स को ठीक उसी तरह से एक जाल में फंसा लिया है जिस तरह से इंसान मछलियों को फंसा लेता है और मछलियां तड़पती रहती हैं और उनका शिकार हो जाता है। ठीक वैसे ही आज दलितों का कोई हमदर्द नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो हमारा आजन्म का दुश्मन है, ऐसा अंबेडकर के बाद के अंबेडकरवादियों ने बताया है और इसका लाभ ओबीसी इंटेलेक्चुअल लेकर दलितों के बीच आते हैं और दलित मंचों पर द्विज के खिलाफ जहर उगलकर चले जाते हैं। पर ये सारा दोष तो दलित मंच का हुआ, सारा दोष दलितों के मत्थे आ गया। अपराध किसी ने नहीं किया, किसी और ने किया, लेकिन मूल्य चुकाना पड़ता है दलित समाज को। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं। न तो हमारा बिजनेस में इंटरेस्ट है, न तो फिजिक्स मैथ्स इंग्लिश में इंटरेस्ट है,
कुछ भी करने के लिए हमारे पास समय नहीं है या हमें इसका विजन नहीं है। हाँ, दलितों में एक मिडिल क्लास में एक तबका ऐसा है जिसने अपनी मेहनत से पैसे कमाए हैं, सरकारी नौकरी में रह के तनख्वाहें इतनी अच्छी हैं कि प्राइमरी स्कूल के मास्टर को भी आज 50,000 मिल जाते हैं। तो उनको तो नौकरी के नियमों से बंधे हैं, वो ब्राह्मण को गाली नहीं दे पाते हैं ओपनली, चंदा उसको दे देते हैं जो ब्राह्मण को गाली देता है। ये कारण तो हम यह समझ सकते हैं कि दलित किस तरह से अपने मंचों का उपयोग ओबीसी को करने देते हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि ओबीसी हमें हमारी लड़ाई में साथ देंगे। मैं यह बात आपको वार्न कर रहा हूँ, जिस दिन ओबीसी सरकारी नौकरियों में अच्छी संख्या में आ जाएगा तो उस दिन आपको दो मोर्चे पर लड़ाई लड़नी होगी। एक तो द्विजों से लड़ाई चल ही रही है, ओबीसी भी एक बड़ा भयंकर शत्रु के रूप में आपके सामने खड़ा हो जाएगा। मेरा काम है एनालिसिस करना, मेरी एनालिसिस गलत हो जाए तो सबसे खुश मैं ही हूँगा। कोई मुझे गलत सिद्ध कर दे तो मैं अपने को तुरंत इम्प्रूव करता हूँ। मैं जिद्दी किस्म का व्यक्ति नहीं हूँ कि कोई बात को लेकर मैं पड़ा रहा हूँ। ओबीसी में भी अच्छे लोग हैं, अहीरों में भी अच्छे अहीर होते हैं, ब्राह्मणों में भी बहुत सारे अच्छे ब्राह्मण हैं। और बाबा साहब ने जितनी संस्थाएं बनाई उसमें अपर कास्ट को अच्छी साझेदारी, हिस्सेदारी दी। तो यह बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जिस ब्राह्मण समाज को ओबीसी समाज गाली देता है, ओबीसी समाज अपने जातियों के भीतर जाकर उनको सभ्य करने की कोशिश नहीं करता है। आपको ये वीडियो कैसा लगे, अच्छा लगे तो आप इसको फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको ज्वाइन करिए और इस वीडियो के लिए हमारी मदद भी करिए ताकि हम ये नए विचारों को आगे ले जाते रहें और कुछ फील्ड बेस्ड स्टडी करें। जय भीम, जय भारत।